नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिरुचिरापल्ली में रोड शो। महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल की स्मृति में सिक्का करेंगे जारी। आदि तिरुवथिरई महोत्सव में भी लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश की सफलताओं पर की चर्चा। अंतरिक्ष विज्ञान और खेल के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने मन की बात में देश की धरोहरों को मिली वैश्विक पहचान पर प्रसन्नता जताई। देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले वीरों को भी किया याद। बिहार में बनेगा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। सीएम नीतीश कुमार ने की बड़ी घोषणा। सफाई कार्यों से जुड़े वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है उद्देश्य। और फीजे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल का दूसरा चरण आज। पहले दिन रहा ड्रॉ। भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख और कुनेरू हम्पी के बीच खिताबी भिड़ंत। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली में रोड शो किया और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस दौरान काफी संख्या में लोग रोड पर नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सभी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया है। सड़क के दोनों तरफ लोग हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए भी नजर आए। तो ये उस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुचिरापल्ली जिले के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर जाएंगे, जहां वो आदि तिरुवथिरई महोत्सव में हिस्सा लेंगे। ये महोत्सव महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती और उनकी दक्षिण पूर्व एशिया की ऐतिहासिक समुद्री विजय यात्रा की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उनके सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। राजेंद्र चोल प्रथम भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में माने जाते हैं, जिन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम की राजधानी बनाया था और वहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये मंदिर चोल वास्तुकला, शैव भक्ति और प्रशासनिक प्रतिभा का प्रतीक है। आखिर कैसे दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य अपना प्रभाव और प्रभुत्व दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों तक रखता था, बता रहे हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा। आपको दिखाते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम में होंगे। ये दिन विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि 1025 ईस्वी में, आज से 1000 साल पहले, गंगईकोंड चोलपुरम को राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया। चोल साम्राज्य का जो विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया तक रहा, उसमें राजेंद्र चोल के गंगईकोंड अभियान का भी विशेष महत्व है। आदि थिरुवाथुरई, जो कि राजेंद्र चोल के जन्मदिन का दिन माना जाता है, और साथ ही साथ गंगईकोंड चोलपुरम के 1000 वर्ष पूरे होने के और गंगईकोंड चोलपुरम अभियान के भी 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम के आयोजन में प्रधानमंत्री यहां शामिल होंगे। चोल साम्राज्य का विस्तार और प्रभाव कितना ज्यादा था, ये नक्शा अपने आप ये बताता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र चोल साम्राज्य का है और आगे चोल साम्राज्य के प्रभाव के ये क्षेत्र हैं। 1025 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा नौसैनिक अभियान उन्होंने शुरू किया, गंगईकोंड, और उन्होंने न केवल कलिंग, उड़ीसा, बंगाल, इन क्षेत्रों पर आधिपत्य जमाया, बल्कि पूर्वी वर्तमान इंडोनेशिया और दक्षिण मलेशिया के एक बड़े हिस्से पर उन्होंने पूरा का पूरा कब्जा बनाया। तकरीबन 13 बंदरगाह, वर्तमान थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया के इन 13 बंदरगाहों पर पूरी तरीके से आधिपत्य स्थापित करके राजेंद्र प्रथम ने न केवल
चोल के प्रभुत्व को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाया, बल्कि 1025 में किए गए इस दक्षिण पूर्व एशिया के महान नौसैनिक अभियान को उन्होंने पूरे तरीके से कमेमोरेट करने के लिए, इसको पूरी तरीके से स्थापित करने के लिए 1025 में ही गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की, जो कि उनकी नई राजधानी थी, और गंगैकोंड की उन्होंने उपाधि हासिल की। प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे, जहां पर वो शैव सिद्धांत, जो कि दक्षिण भारत में शैव सिद्धांतों की जो धरती मानी जाती है, शैव संप्रदाय के अभ्युदय की जो धरती मानी जाती है, जिसमें नायनार संतों के विशिष्ट 63 संतों की विशेष उल्लेख होता है, उससे संबंधित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। प्रदर्शनी का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय और शैव सिद्धांतों के उद्भव और विकास को बताता है, जिसमें यहाँ पर 63 जो महान नायनमार संत हुए, उनके जीवन चरित्र को पूरी तरीके से विस्तारित तरीके से बताया गया है। नायनार, अम्मयार और थिरुमूलर जो अलग अलग यहाँ पर संप्रदाय थे, शैव संप्रदाय के जो महान ऋषि थे, और साथ ही साथ वीणाधर दक्षिणामूर्ति भगवान शिव के अनेक रूपों को भी, अनेक स्वरूपों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो निश्चित तौर से पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे शिव और शक्ति के सम्मिलन से सनातन संस्कृति ने अपने उद्भव और विस्तार को दक्षिण भारत से लेकर दक्षिण एशिया के अनेक देशों तक किया। कैमरा पर्सन विनोद कश्यप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गंगैकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा किया। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने देश की सफलताओं का उल्लेख करते हुए अंतरिक्ष विज्ञान और खेल के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियों पर बात की। आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर देश की सफलताओं और देशवासियों की उपलब्धियों पर बात की। पीएम ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा को देशवासियों के लिए प्रेरणादायी बताया। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में आज विज्ञान एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इंस्पायर मानक अभियान का जिक्र कर कहा कि यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और चंद्रयान 3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। देश में स्पेस स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से देखें तो भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने में खेलो भारत नीति 2025 की अहम भूमिका है और गांव, गरीब और बेटियां इस नीति की प्राथमिकता हैं। स्कूल और कॉलेज अब खेल को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। खेलों से जुड़े स्टार्टअप्स, चाहे वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। सोचिए, जब देश का युवा खुद के बनाए रैकेट, बैट और बॉल के साथ खेलेगा तो आत्मनिर्भरता के मिशन को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की वैज्ञानिक सोच और फिटनेस के प्रति लगाव से ही आत्मविश्वास और एक मजबूत भारत के निर्माण का रास्ता निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आगे कहा कि स्थानीय उत्पाद और हैंडलूम हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। आज के दौर में टेक्सटाइल क्षेत्र में काम कर रहे सैकड़ों स्टार्टअप्स ने भारत के हैंडलूम को वैश्विक पहचान दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विविधता की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोकगीतों और परंपराओं में देखने को मिलती है।
स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और हैंडलूम को एक नई ऊर्जा दी थी। पीएम ने मन की बात में कहा कि टेक्सटाइल भारत का सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। इस साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आज जब देश विकसित भारत बनने के लिए कदम बढ़ा रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर देश की ताकत बन रहा है। गांवों की महिलाएं, शहरों के डिजाइनर, बुजुर्ग बुनकर और स्टार्टअप शुरू करने वाले हमारे युवा सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत में 3000 से ज्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप सक्रिय हैं। कई स्टार्टअप्स ने भारत की हैंडलूम पहचान को ग्लोबल हाइट दी है। भारत की विविधता की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोक गीतों और परंपराओं में मिलती है। हमारी लोक परंपराएं कोई बीते युग की चीज नहीं हैं, बल्कि ये आज भी समाज को दिशा दे रही हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कीर्तन के जरिए फॉरेस्ट फायर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए? शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ओडिशा के क्योंझर जिले में एक अद्भुत कार्य हो रहा है। यहाँ राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली नाम की एक टोली है। भक्ति के साथ साथ ये टोली आज पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र जप रही है। गीतों के माध्यम से लोगों को समझाया कि जंगल में लगने वाली आग से कितना नुकसान होता है। विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़ाव। संस्कृति की जीवंतता से ही कोई राष्ट्र विश्व पटल पर अपनी चमक बिखेर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में किलों के महत्व का वर्णन करते हुए यूनेस्को द्वारा 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता देने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने देश की आजादी और देश के लिए मर मिटने वाले वीरों को भी याद किया। किले हमारे प्राचीन और गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रमाण है। हर किले से इतिहास का एक एक पन्ना जुड़ा है। पीएम ने यूनेस्को द्वारा 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता देने पर प्रसन्नता व्यक्त की। यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी है। 11 किले महाराष्ट्र में, 1 किला तमिलनाडु में। हर किले से इतिहास का एक एक पन्ना जुड़ा है। हर पत्थर एक ऐतिहासिक घटना का गवाह है। किला ऐसा जिसे दुश्मन भेद न सके। ये किले सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है। संस्कार और स्वाभिमान आज भी इन किलों की ऊंची ऊंची दीवारों से झांकते हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं, इन किलों की यात्रा करें, अपने इतिहास को जानें, गौरव महसूस करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर देश की आजादी और देश के लिए मर मिटने वाले वीरों को याद किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लाखों वीर शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम आजाद हैं। अनगिनत बलिदानों के बाद, सदियों की तपस्या के बाद हमें आजादी मिली थी। देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी के आंदोलन को सींचा था। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं।
उनसे प्रेरणा पाते हैं। लेकिन साथियों, हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हर उस दिल की धड़कन है जिसने कभी भारत का सपना देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने उन बलिदानों को याद रखने की बात की जिनकी वजह से देश को आजादी मिली, क्योंकि आजादी सिर्फ एक उपहार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में आगे कहा कि प्राचीन ज्ञान की असाधारण विरासत को सहेजना प्रत्येक देशवासी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक नेशनल डिजिटल रेजिपोटरी बनाएगी जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने माओवादी हिंसा के लिए कुख्यात गुमला जिक्र किया और कहा कि यहां अब मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया है। भारत का प्राचीन ज्ञान सदियों से पांडुलिपियों के रूप में सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान, संगीत और दर्शन समेत तमाम विषयों के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे असाधारण ज्ञान की विरासत को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। मणि मारन जी, जो तमिलनाडु के तंजावुर से हैं, उन्हें लगा कि अगर आज की पीढ़ी तमिल पांडुलिपियां पढ़ना नहीं सीखेगी तो आने वाले समय में ये अनमोल धरोहर खो जाएगी। इसलिए उन्होंने शाम को कक्षाएं शुरू की। आज अनेकों प्रयासों से कई छात्र इस विधा में पारंगत हो चुके हैं। इसी सोच से प्रेरित होकर भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड का गुमला। माओवादी हिंसा के लिए कुख्यात गुमला में मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया है। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया। फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। विरोध हुआ, धमकियां मिली, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई तो उन्हें नई ताकत मिली, सरकार से ट्रेनिंग मिली, तालाब बनाने में मदद मिली और देखते देखते गुमला में मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया। आज बासिया ब्लॉक के 150 से ज्यादा परिवार मछली पालन से जुड़ चुके हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जो कभी नक्सली संगठन में थे, अब वे गांव में ही सम्मान से जीवन जी रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। एक छोटे से कदम से ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। अगर रास्ता सही हो और मन में भरोसा हो तो कठिन परिस्थितियों में भी विकास का दीप जल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ तमाम अन्य खबरों का भी करते हैं रुख, जहां हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में पैदल मार्ग पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के पैदल मार्ग पर बिजली का तार टूटने के कारण करंट फैल गया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है, जबकि घायल हुए कई लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य भी शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहाँ पे अचानक बहुत भीड़ भड़का हो गया था साहब। सब आदमी को भागा दौड़ी में ना सब आदमी गिर गए। चोट आई, हाथ टूट गया, हाथ में पट्टी किया डॉक्टर साहब ने भी। मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब
भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से, और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के मार्ग पर हुए इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के मार्ग में भगदड़ की दुर्घटना में अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार बहुत पीड़ादायक है। मैं सभी शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र स्वस्थ हों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ी घोषणा आज की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर होंगे। ये आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जताते हुए एक्स पर कहा कि बिहार में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है। ये आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा और सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने हेतु समुचित कार्रवाई करेगा। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस है। हर साल 27 जुलाई को सीआरपीएफ के देश के प्रति समर्पण और योगदान को सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि सीआरपीएफ के सभी कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। इस बल ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था में विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा से जुड़े चुनौतीपूर्ण पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीआरपीएफ के जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य, साहस और दृढ़ प्रतिबद्धता से अपनी पहचान बनाई है। मानवीय चुनौतियों पर विजय पाने में भी उनका योगदान सराहनीय है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। आपका निस्वार्थ बलिदान हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की रीढ़ रहा है और नक्सलवाद को समाप्त करने का आपका अटूट साहस प्रशंसनीय है। आप बार बार अग्रिम मोर्चे पर निडरता से डटे रहे हैं। हर विपरीत परिस्थिति का डटकर सामना करते हुए निडर संकल्प के साथ खड़े रहे हैं। सीआरपीएफ के शहीदों को नमन। आपकी वीरता की विरासत राष्ट्र को प्रेरित करती रहती है। तो आजादी से सालों पहले 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में पुलिस बल की स्थापना हुई थी, जिसे आजादी के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ नाम मिला। इस बार सीआरपीएफ अपना 87वां स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है। आइए आपको दिखाते हैं सीआरपीएफ पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 27 जुलाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के देश के प्रति समर्पण भाव और योगदान को याद करने का दिन है। आजादी से कई वर्ष पहले 27 जुलाई को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में पुलिस बल की स्थापना हुई थी, जिसे आजादी के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ नाम मिला। इस बार सीआरपीएफ अपना 87वां स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा है, जो कर्तव्य के प्रति बल की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है, जिसे आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। रियासतों के भीतर बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति से निपटने के लिए 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में शुरू में स्थापित सीआरपीएफ देश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। सीआरपीएफ भारत का एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसमें 6 महिला बटालियन हैं।
पहली महिला बटालियन 88M बटालियन 1986 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा विंग बड़ी हस्तियों की सुरक्षा करने में माहिर है। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनेता, सरकारी अधिकारी, आध्यात्मिक नेता, व्यवसायी और अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। यह विशिष्ट इकाई अपने मातहत सुरक्षा पा रही हस्तियों की सुरक्षा को उच्चतम स्तर की देखभाल, सटीकता और पेशेवर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है, जो सीआरपीएफ की अपने कर्तव्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन कोबरा सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई है, जिसे गोरिल्ला और जंग युद्ध संचालन के लिए बनाया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य माओवादी विद्रोह से निपटना है। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई है, जिसे दंगों और सार्वजनिक अशांति से निपटने के लिए अक्टूबर 1992 में स्थापित किया गया था। अपनी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए जानी जाने वाली आरएएफ को संकट की स्थितियों में तेजी से तैनात किया जाता है। आरएएफ संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए पुरुष और महिला दोनों टुकड़ियों को प्रशिक्षित करता है। सीआरपीएफ को राज्यों की सहायता के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने, उग्रवाद विरोधी अभियान और नक्सल विरोधी अभियान जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण काम सौंपे गए हैं। इसका विस्तृत अधिदेश राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।